नमस्कार, मेरा नाम निकिता चक्रवर्ती है और मैं एक स्कूल टीचर हूँ आसाम से। तो लॉकडाउन के दौरान मैंने कुछ एजुकेशनल वीडियोस बनाए थे ऑनलाइन टीचिंग के चलते, जो कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए थे। तो अब जब हमको एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिली है 2020, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं इस लॉ के बारे में एक सिंप्लीफाइड तरीके से बोलूं और कोई भी इसको एक इजी तरीके से समझ पाए कि इस लॉ में आखिर हमारे लिए है क्या। तो उसी की मैंने कोशिश की है इस वीडियो में। प्लीज़ ये वीडियो देखें और मुझे बताएं कि क्या ये आपके काम आया या फिर शायद कोई और सजेशंस या कमेंट्स। थैंक यू। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि लास्ट आई थी 1986 में और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था 1992 में। तो ऑलमोस्ट 3 दशक बाद ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोग को मिली है 2020 में, जो कि आई है 29 जुलाई को। और इसको एक ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म बोला गया है क्योंकि इसमें ऐसे बहुत से चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जिससे कि बहुत सारी चेंजेस आएंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म बोला गया है। और ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमिटी के रिपोर्ट के ऊपर बना है। एक है TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट जो कि 2016 में आई थी, और एक है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट जो कि 2019 में आई थी। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एजुकेशन, जैसा आप सबको पता है कि एक कॉन्करेंट लिस्ट में आता है ये सब्जेक्ट। अगर इजी वर्ड्स में बोला जाए तो इसका मतलब है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट या सेक्टर है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल्स बना सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकता है। तो ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। तो इसीलिए जब ये बन रहा था और जब इसकी तैयारी चल रही थी रादर, तो ऐसा था कि इसके ड्राफ्ट को ओपन किया गया था, ओपन टू पब्लिक किया गया था कि आप लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं या फिर आप चाहे अगर कुछ चेंजेस तो वो भेज सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के इनपुट्स भी लिए गए थे, उनके एजुकेशन मिनिस्ट्री के इनपुट्स भी लिए गए थे और उनके सुझाव को भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ये। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कीवर्ड्स हैं मैं बोलूँगी, जो कि इस पॉलिसी में बार बार इस्तेमाल किए गए हैं। और वो ये पॉलिसी किस चीज़ पे बेस्ड है, वो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, होलिस्टिक लर्निंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ स्किल्स। इन ईजी वर्ड्स आप समझ सकते हैं कि ये सारे 21st सेंचुरी स्किल्स हैं जो कि एजुकेशन के द्वारा हम बच्चों में देना चाहते हैं, जो कि एक रॉट लर्निंग या फिर एक किताबी पढ़ाई, सिर्फ किताबी पढ़ाई से थोड़ा आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश की गई है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ स्कूल एजुकेशन के ऊपर डिस्कस किया है। हायर एजुकेशन के लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है क्योंकि मुझे लगता है इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि एक वीडियो में सब कुछ डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे स्कूल एजुकेशन के डिस्कशन से। स्कूल एजुकेशन में देखा जाए तो सबसे पहले अर्ली एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है और उस पर एक टर्म जो कि बार बार इस्तेमाल किया गया है वो है ECCE, जिसका मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो हम सबको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 1 से था कि क्लास 1 से 10 12, लेकिन उसके पहले क्लासेस नहीं होती थी, जो कि प्राइवेट स्कूल्स में हमने सुना है नर्सरी या फिर किंडरगार्टन हो गया, LKG UKG या प्रिपरेटरी क्लासेस। तो अब इन्होंने ये गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ये चीज़ लाई है और उन्होंने ऐसा एक टारगेट रखा है कि बाय 2030 इसको उन लोग फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे कि क्लास 1 में जाने से पहले बच्चा एक प्रिपेयर हो ले थोड़ा सा। उसके लिए 2-3 साल उसको एक प्ले बेस्ड लर्निंग या फिर एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, पेंटिंग्स के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू, शेप्स के थ्रू, ये सब के थ्रू उनको पढ़ाना, और पढ़ाना एज इन खेल के द्वारा उनको पढ़ाना ताकि वो बेसिक चीज़ें समझ पाए। अब ये हुआ है 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, मतलब जो एक एज ग्रुप है बच्चों का, उसमें वो पहले 3 साल और फिर क्लास 1 और 2। सो क्लास 1 और 2 से पहले 3 साल की पढ़ाई होगी उनकी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी स्कूल्स, हम सब ने सुना है उनके बारे में, और एक उनको प्राइमरी स्कूल्स के साथ आंगनवाड़ी स्कूल्स को मिला के बनाना, या फिर एक प्री प्राइमरी स्कूल्स, प्री स्कूल्स, ये सब का प्लानिंग किया है कि ये सब नए से बनवाए जाएंगे या फिर प्राइमरी स्कूल्स में नए क्लासेस लाए जाएंगे जो कि बच्चों को इनिशियल ट्रेनिंग देंगे ये सब के ऊपर।
और इसके लिए जो स्टाफ ज़रूरी होगा उसको भी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि ट्रेनिंग दी जाएगी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में। सो जो लोग 10+2 है इन्होंने पास कर रखी है उनको एक 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा। और जिनकी एजुकेशन उससे भी कम है उनके लिए एक साल का डिप्लोमा कोर्स होगा, जो कि आपको नौकरी करते दौरान ही आप कर सकती हैं। वो आपकी टीवी के D2H के द्वारा या फिर आपके इंटरनेट फ़ोन के द्वारा आप उसको अवेल कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स होगा 1 साल का। और मंथ में एक बार आपका फिज़िकल क्लास, नॉर्मल क्लास जैसा होता है वैसा भी होगा। तो ऐसे करके स्टाफ को ट्रेनिंग देने का सोचा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंडर। और एक 5 साल तक बच्चे की 2 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद क्लास 1 से पहले एक प्रिपरेटरी क्लास टाइप की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जाएगा बच्चा क्लास 1 में। अब कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो ट्राइबल एरियाज़ जो काफ़ी रिमोट है, उनमें एग्जैक्टली अगर स्कूल्स या प्राइमरी स्कूल्स ना भी हो तो वहाँ पर आश्रमशाला के नाम पर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएंगे जहाँ पे बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग दी जा सके। फिर कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ मिलकर ये काम पॉसिबल है। HRD मिनिस्ट्री जो कि है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। फिर है इसी में मैं एक बात ऐड कर दूं कि आप सबने सुना ही होगा कि जो हमारी MHRD थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है अभी। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलके इस पूरे अर्ली एजुकेशन के काम को सफल करने की उन्होंने सोची है। नेक्स्ट हम आते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के ऊपर। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का मतलब इन सिंपल टर्म्स ये होगा कि बेसिक लेवल पे लिखना पढ़ना और नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब जानने का जो आपका स्किल है उसको इसमें डिस्कस किया गया है। अब अनफॉर्चुनेटली ये पाया गया है कि 5 करोड़ या फिर उसके आसपास के बच्चे या लोग जो कि है स्कूल में ऑलरेडी या फिर जो उन्होंने शायद ड्रॉप आउट कर दिया हो, उनमें ये फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी नहीं है। मतलब उनको बेसिक लिखना पढ़ना या जोड़ना घटाना ये सब नहीं आता है, जो कि एक बहुत ही बेसिक एजुकेशन लेवल आप बोल सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 2025 उनको ये अटेन करना है बाय क्लास 3। मतलब बच्चा जब तक क्लास 3 तक पहुँचे तब तक उसको बेसिकली ये सब आनी चाहिए, लिखना पढ़ना और बेसिक एडिशन सब्सट्रैक्शन करना। अब इसके लिए क्या उन्होंने करने का सोचा है कि प्यूपिल टीचर रेशियो या फिर जो PTR आप बोल सकते हैं, पहले ये तय किया गया था कि 30:1, मतलब 30 बच्चों के लिए एक टीचर। तो अब उसको मेंटेन करते हुए लेकिन प्रेफरेबली कहा गया है कि बेटर होगा कि 25:1 करें, मतलब 25 बच्चों के लिए एक टीचर। स्पेशली जो सोशियो इकोनॉमिकली इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है लोगों की, या फिर शायद वो स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी वहाँ पर इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाए। और एक बात है पीयर ट्यूटरिंग पूरे अराउंड द वर्ल्ड इस चीज़ को बहुत इफ़ेक्टिव माना गया है। बहुत से जिन्होंने रिसर्च किया है उन लोगों ने भी इस बात को कहा है कि पीयर ट्यूटरिंग मतलब अगर एक बच्चा दूसरे बच्चा को पढ़ाए या फिर किसी एक बच्चे को अगर कोई चीज़ अच्छे से आती है तो वो अपने क्लासमेट से वो चीज़ साझा करे और उसको सिखाए। तो पीयर ट्यूटरिंग के द्वारा भी बहुत चीज़ें बेटर की जा सकती है, ना कि बस बच्चों में, ये चीज़ टीचर्स में भी की जा सकती है कि एक टीचर दूसरे टीचर को हेल्प करे कोई एक स्पेसिफिक स्किल या चीज़ सीखने में। ब्रेकफास्ट बच्चों को देने का एक नया सुझाव दिया है कि स्कूल में पहले मिड डे मील्स दी जाती थी, तो अभी ब्रेकफास्ट भी दिए जाएंगे कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में, जहाँ के ऐसे स्पेशली स्टूडेंट्स को जो कि एक सोशियो इकोनॉमिकली बहुत ही बैकग्राउंड उनका ठीक नहीं है, वहाँ से आते हैं या वो स्कूल्स में ज़्यादा आए और ड्रॉप आउट रेट्स कम है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER, इसके अंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्होंने लाया है यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन RTE, जो कि पहले था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, मतलब क्लास 8 तक, लेकिन अभी उसी चीज़ को किया गया है क्लास 12 तक, मतलब 18 साल तक।
बच्चों को यूनिवर्सल एक्सेस टू फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। हर बच्चे का राइट है ये उस एजुकेशन को अटेन करना। इसी के अंतर्गत ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, अगर आप बहुत ही सिंपल भाषा में समझे तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है कि कितने बच्चे, चाहे वो प्राइमरी में हो, मिडिल स्कूल में हो, सेकेंडरी में हो या हायर एजुकेशन में हो, कितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं, मतलब अपना नाम लिखा रहे हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, उसका रेशियो कि कितने बच्चे हैं इंडिया में जो कि नाम लिखा सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस साल क्लास 12 पास करने वाले बच्चे हमारी कंट्री में मान लीजिए कि 1 लाख हैं, तो 1 लाख बच्चों ने क्लास 12 पास किया है। तो इन 1 लाख बच्चों का एडमिशन होना चाहिए कॉलेजेस में, लेकिन आप जाके देखते हैं कि कॉलेजेस में एडमिशन सिर्फ 50,000 बच्चों के हुए हैं। तो बाकी जो 50,000 बच्चे थे वो कहाँ गए, उनका एडमिशन क्यों नहीं हुआ, किस कारण नहीं हो पाया। तो होना चाहिए था 1 लाख, लेकिन हुआ 50,000। तो ये 50,000 है हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो कि हो पाया, लेकिन एक्चुअली जो होना चाहिए वो और ज़्यादा होना चाहिए, जो कि नहीं होता। बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं अलग अलग कारणों की वजह से। उन सब पे ध्यान देने के बारे में सोचा है कि ड्रॉप आउट्स को वापस लाया जाए, री एंट्री किया जाए, लेटरल एंट्री किया जाए। मतलब सपोज़ आपने इस क्लास में छोड़ा है तो आपको फिर से उसके नेक्स्ट क्लास में आपको एंट्री दी जाए, एक एग्ज़ाम के साथ या किसी और तरीके से। इसके लिए NIOS एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है यहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और इसी के साथ साथ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसमें ओपन स्कूल की पढ़ाई आप मतलब बिना क्लास किए भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, घर में रह के पढ़ाई कर सकते हैं। और ये दोबारा से ये सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखते हुए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है रीस्ट्रक्चर किया गया है। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब पहले हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम था 10+2, मतलब आप 1 से क्लास 10 की पढ़ाई कीजिए और फिर आप +2 कीजिए, मतलब आप हाई सेकेंडरी 11 12 अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो पढ़िए आप एक स्ट्रीम लेकर। लेकिन अभी उसी पैटर्न को तोड़ा गया है 5+3+3+4। तो पहले का आपका 5 हो गया कि आप क्लास 1 2 से पहले 3 साल पढ़े, प्री प्राइमरी के आप 3 साल पढ़े, फिर क्लास 1 और 2 पढ़े, तो उसके हो गए 5 साल। उसके बाद आप 3 साल पढ़े, मतलब क्लास 3 4 5 3 साल पढ़े। उसके बाद फिर से 5 के बाद एक प्राइमरी स्कूल का एंडिंग और हम एक मिडिल स्कूल का स्टार्टिंग बोल सकते हैं, तो उसमें फिर से 3 साल, मतलब 6 7 8, तो ये 3 साल हो गए आपके मिडिल स्कूल के। उसके बाद का जो पड़ाव है वो है 4 साल का, मतलब 9 10 11 12, इन चारों को जोड़ के आप हाई स्कूल के नाम से आप बोल सकते हैं, उसको रखा गया है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को 5+3+3+4 किया गया है। अब ये नहीं है कि आप सोचेंगे कि पहले मैट्रिकुलेशन एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम हुआ करता था अब तक, या फिर 12th का बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, तो ऐसा नहीं कि वो सब नहीं होगा, बोर्ड्स भी होंगे 10th और 12th में, लेकिन उसका 10th बोर्ड का जितना महत्व आज है शायद वो उतना न रहे आने वाले दिनों में, उसका महत्व उतना कम जाए और हम लोग एक परीक्षा या एक एग्ज़ाम के बेसिस में बच्चों की काबिलियत या बच्चा क्या कर सकता है वो डिसाइड ना करे, बल्कि इसमें एक ऑप्शन भी है कि आप क्लास 10 में एग्ज़िट कर सकते हैं। एग्ज़िट मतलब सपोज़ आपको कोई डिप्लोमा करना है, इन द सेंस आपको, जैसे कि बहुत लोग करते हैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा या फिर कर लेते हैं 10th के बाद उसको कर लेते हैं, तो वैसे भी आप क्लास 10 में एग्ज़िट कर सकते हैं और बाद में भी अगर आप चाहें तो आप फिर से री एंट्री कर सकते हैं कि मुझे 11 12 फिर से पढ़ना है, तो आप री एंट्री भी कर सकते हैं। तो वो एक प्रोविज़न रखा है गवर्नमेंट ने और ध्यान में रखते हुए बनाया है कि हम लोग बुकिश लर्निंग या रोट लर्निंग से थोड़ा सा दूर जाते हुए 21st सेंचुरी स्किल्स को अपना सके। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि जो हम लोग का करिकुलम का कंटेंट है उसको थोड़ा सा कमाया जाएगा इन द सेंस क्वालिटी में ध्यान दिया जाएगा, ना कि क्वांटिटी में। मतलब बोलने का मतलब यह है कि जो कोर कॉन्सेप्ट्स है किसी भी सब्जेक्ट के उनको रखा जाएगा और कुछ जो एग्जैजरेटेड पार्ट्स हैं उनको शायद डिलीट किया जाएगा सिलेबस से, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग में एम्फेसिस डाला जाएगा।
और ज़्यादा फ्लेक्सिबल किया जाएगा पूरे सिस्टम को, सेकेंडरी स्कूल को स्पेशली बहुत फ्लेक्सिबल किया जाएगा। क्या फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जैसे कि अभी है बहुत रिजिड वॉल्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि आप 10th के बाद आपको अगर ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स पढ़ना है तो आपको आर्ट्स लेना है, अगर आपको मैथ्स या फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको साइंस लेना है या फिर कॉमर्स। तो ये सब चीज़ें बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, आप डाइवर्स सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं एक साथ। और जैसे कि ऐसा करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर के बीच में भी उतने डिफरेंसेस नहीं रहेंगे, उनको एक तरह से ट्रीट किया जाएगा। या फिर वोकेशनल लर्निंग या एकेडमिक्स, ये सब के बीच में जो बहुत रिजिड लाइंस हैं उन सबको दूर किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा मल्टीलिंगुअलिज्म। इसमें बात की गई है भाषाओं के बारे में, जैसे कि आप समझ सकते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा चेंज ये है कि इन गवर्नमेंट ने बोला है कि वेयर एवर पॉसिबल, उन्होंने ये टर्म यूज़ किया है, लेकिन साथ ही बोला है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग या होम लैंग्वेज होना चाहिए टिल क्लास 5 और प्रेफरेबली क्लास 8, पर क्लास 5 तक होम लैंग्वेज में या मातृभाषा में बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि इस भाषा में बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है चीज़ें। तो वो एक बोला गया है। और बोथ पब्लिक और प्राइवेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइवेट स्कूल्स में भी इस चीज़ को लागू करने की बात की गई है। और टीचर्स को एनकरेज किया गया है बायलिंगुअल अप्रोच यूज़ करने में क्लास में, कि आप 2 लैंग्वेजेस 3 लैंग्वेज में मतलब पढ़ाएं ताकि बच्चे शायद एक बेटर तरीके से समझ पाएँ। और बायलिंगुअल TLM यूज़ करने में भी, एज एन टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करने का भी मतलब एनकरेज किया गया है टीचर्स को यूज़ करने में। और एक 3 लैंग्वेज फार्मूला जो कि आप हमारे कुछ लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उन लैंग्वेजेस, ऐसे तो हम हिंदी, इंग्लिश और एक आप स्टेट लैंग्वेज या मदर टंग पढ़ते हैं, तो वैसे स्टेट लैंग्वेजेस को पढ़ाने में ज़्यादा एम्फेसिस डाला गया है कि स्टेट लैंग्वेजेस पढ़ाइए। फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में भी इसमें दिया गया है कि कोरियन, चाइनीज़, जापानीज़, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रशियन, सेकेंडरी लेवल में ये सब लैंग्वेजेस बच्चों को एज अ सब्जेक्ट सिखाए जाएं। कैसे सिखाए जाए? थ्रू गेमिफिकेशन ऐप्स, आजकल जो नए IT में प्रोसेस आए हैं बच्चों को सिखाने में, वो सब का यूज़ करते हुए। फिर हमारे जो एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं उनको रिवाइव करने के लिए संस्कृत, पाली, प्राकृत, इन सब लैंग्वेजेस को फिर से करिकुलम में लाकर एक बच्चों को सिखाने का, क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए 1 year ऑफ हैंड्स ऑन लर्निंग, जैसे कारपेंट्री हो गई, इलेक्ट्रिक वर्क हो गया, मेटल वर्क हो गया, गार्डनिंग, कुछ भी। ये आपको स्टेट गवर्नमेंट्स या लोकल अथॉरिटीज़ पे ये चीज़ दी गई है कि आप डिसाइड कर सकते हैं, पर क्लास 6 से 8 के बच्चों को ऐसा कुछ एक चीज़ सिखाना ज़रूरी है, जो कि हमने शायद गांधी जी की नई तालीम में भी हमने पढ़ी थी कि स्किल बेस्ड लर्निंग बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। और टेक्स्ट बुक्स हैं, जो नेशनल टेक्स्ट बुक्स हैं, उनको एक लोकल कंटेंट के साथ, जो कि एक लोकल फ्लेवर को दर्शाएं, और मतलब ना ही सिर्फ इंडिया के डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए टेक्स्ट बुक्स बनाए जाएं, और साथ ही साथ बच्चों के बैग के वेट कमाएं कि इतना ज़्यादा ना हो कि इतने बुक्स हो कि बच्चे उसका बोझ ना उठा सके। तो बोथ NCERT और हमारे SCERT जो स्टेट एजुकेशन रिसर्च काउंसिल्स हैं, उनको बोला गया है इस बात का ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट, असेसमेंट को ट्रांसफॉर्म या चेंज करने के लिए कुछ चेंजेस, स्पेशली जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में, एक तो है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के सब्जेक्ट के ऑप्शंस को एनलार्ज किया जाएगा, ऐसा इस पॉलिसी में बोला गया है कि और ज़्यादा ऑप्शंस ऑफ सब्जेक्ट्स मिलेंगे। साथ ही में एक बच्चे को 2 चांसेस मिलेंगे, आप बोल सकते हैं, ऐसा बोला गया है कि एक ईयर में एक बच्चा एक बार दे सकता है, फिर इम्प्रूवमेंट के लिए और एक बार दे सकता है। तो पूर्ण चीज़ है जो कि एनुअल या सेमेस्ट्रल या मॉड्यूलर, मतलब आपके असेसमेंट एनुअल हो सकते हैं, सेमेस्ट्रल हो सकते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम जो एक 6 महीने का सिस्टम, या फिर मॉड्यूलर हो सकते हैं, उससे भी कम हो सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स किए जा सकते हैं। एक वैसा हमको देखने को मिला है जो कि NCF 2005 में ही रेकमेंड हुआ था, जो कि इस बार हम लोग को देखने को मिला मैथ्स में, CBSE में, कि मैथ्स में 2
ऑप्शंस दिए गए, एक स्टैंडर्ड और एक बेसिक। तो आप चाहे तो आप स्टैंडर्ड ऑप्ट कर सकते हैं, या चाहे तो आप बेसिक को, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैथ्स मुझे आगे नहीं पढ़ना है तो आप बेसिक के लिए जा सकते हैं। जबकि अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में इंटरेस्टेड है तो आप स्टैंडर्ड के लिए जा सकते हैं। इसी जगह पे मैं एक बात बोलूँगी, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि रूल तो बनाया है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक इसका हो पाया है आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ को लेके बहुत प्रॉब्लम्स हुई कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया गया है स्टैंडर्ड और बेसिक के पेपर्स में, क्वेश्चन पेपर्स में। शायद इसका एक कारण ये है कि ये पहला साल था जबकि ये पॉलिसी स्टार्ट हुई है, तो इसको एक अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होने में कुछ समय लग जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स में एक ऑब्जेक्टिव पार्ट इंक्लूड किया जाएगा कि एक ऑब्जेक्टिव और एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट। पहले ज़्यादातर चीज़ें डिस्क्रिप्टिव ही हुआ करती थी, क्वेश्चन आंसर्स अगर आप देखें तो, पर अभी उसका एक बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डाला जाएगा ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी, कि एक ऑब्जेक्टिव तरीके से हो एग्ज़ाम्स कुछ हद तक, एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस। और ये सब जो चेंजेस मैंने अभी तक बोले, ये सब चेंजेस आने में एटलीस्ट 2 से 3 साल लग जाएंगे। मतलब उन्होंने कहा है कि 2022 टू 23 तक ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे असेसमेंट में। टॉपिक सेंटर्ड या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे उन्होंने बोला है, और एक बोला है कि क्लब्स या सर्कल्स खोले जाए, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या आपके टाउन में, ऐसे करके आप कुछ स्कूल्स मिलके वैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि एक पोइट्री क्लब हो गया, एक मैथ्स क्लब हो गया, या फिर ऐसे डिफरेंट अलग अलग चीज़ों के क्लब्स खोलें और स्टूडेंट्स को उसमें आप पार्टिसिपेट करने के लिए आप एनकरेज करें, टीचर्स भी उसका पार्ट हो। तो ये भी एक तरीका है उनको एसेस करने का उनके स्किल्स में, कि वो बच्चा किस चीज़ में अच्छा है। जो कि इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन काफ़ी हम लोग सुनते आ रहे हैं कुछ सालों से कि एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हम डाइवर्स रहें अपने अप्रोच को लेके, कि हर तरह के बच्चे, हर जगह से बच्चे सब एक इंक्लूसिव प्रोसेस में एक साथ पढ़ सके। स्पेशली ये बात की गई है सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के बच्चों के लिए। इसके लिए एक अलग से फंड बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि जेंडर इंक्लूजन फंड बोला गया है, उसको यूज़ किया जाएगा ताकि हमारे कंट्री में जो एक गर्ल एजुकेशन कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा एक बैक सीट लिया हुआ है, उसको हम बेटर तरीके से उस पर काम कर सकें। अब इसी के अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर ही हॉस्टल स्कूल्स भी खोले जाएंगे, बहुत सारे, स्पेशली फॉर गर्ल्स जाएंगे। कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो हमको पता है वैसे, या केवीज़ में ही उनको एक्सपांड किया जाएगा, हॉस्टल फैसिलिटीज़ की तैयारी की जाएगी, ताकि जो बच्चे बहुत रिमोट एरियाज़ में रहते हैं या फिर ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जहाँ पे रह के शायद पढ़ना बहुत प्रॉब्लम है, तो वहाँ से ताकि उन लोग स्कूल एक ऐसे जगह में आके पढ़ सके जहाँ की शायद उनको बेटर थोड़ी सी फैसिलिटीज़ मिले। विद्यालय में भी प्री स्कूल ऐड करने की बात की गई है इस पॉलिसी में, स्पेशली डिसएडवांटेज्ड एरियाज़ में, केंद्रीय विद्यालय में, कि प्री स्कूल भी ऐड किया जाए ताकि बच्चे वहाँ पर भी पढ़ सकें। स्कूल कल्चर में एक चेंज लाने की बात की गई है, जो कि शायद सिर्फ गवर्नमेंट के बोलने से नहीं, बट आपके और मेरे या हम सब के जो सोसाइटी के हम लोग स्टेक होल्डर्स हैं उन वही ला सकेंगे, कि हम लोग को ऐसे टीचर्स लाने पड़ेंगे जो शायद खुद सोशली इकोनॉमिकली एक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ताकि वो एक रोल मॉडल्स बन सके। कि इन सब के साथ या इन सब से भी ज़्यादा जो आज हम लोगों की एक एजुकेशन सिस्टम जो बच्चों को नहीं दे पा रहा है, लोगों को कमी रह जा रही है, वो शायद वैल्यू सिस्टम की बात करें हम तो ठीक रहेगा, कि हम लोग को बच्चों को स्कूल में रेस्पेक्ट फॉर ऑल सिखाने की ज़रूरत है, एम्पथी सिखाने की ज़रूरत है, एक टॉलरेंट हो बच्चा, या फिर उसको ह्यूमन राइट्स के बारे में, जेंडर इक्वालिटी, नॉन वायलेंस, ये सब के बारे में पता चले, फिर एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल सिखाया जाए। इन सब चीज़ों को इंक्लूड करने के बारे में कहा गया है इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर। तो ये हुआ हमारा पॉलिसी। एनी पॉलिसी इज़ एज गुड एज इट्स इम्प्लीमेंटेशन। मतलब हम लोग बहुत बातें कर सकते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन अगर वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, और जब मैं बोल रही हूँ कि इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, मेरा मतलब ये नहीं है कि
सिर्फ ये गवर्नमेंट का काम है इम्प्लीमेंट करना। आप, मैं, टीचर्स, पेरेंट्स, हर एक इंसान इसमें जुड़ा हुआ है जिसको कि ये काम करना है। ऑफ कोर्स फंड्स तो गवर्नमेंट की तरफ, पैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो खर्चा है इसका पूरा। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तभी ये डिसाइड हुआ था कि अराउंड हमारे कंट्री का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो पूरी कमाई है कंट्री की, नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं आप, उसमें से मिनिमम 6% यूज़ होगा एजुकेशन के ऊपर, जो कि आज तक नहीं हुआ है। बहुत ही अफसोस की बात है। लास्ट भी 4.4 समथिंग % ही यूज़ हुआ था जीडीपी का। तो इस पॉलिसी में इन्होंने बोला है कि हम लोग ट्राई करेंगे कि 6% ऑफ जीडीपी तक कि हम लोग इस पे लगा सकें। और गवर्नमेंट का उन्होंने टारगेट रखा है कि 10 साल के अंदर, विदिन 10 ईयर्स ये चीज़ करेंगे। दैट इज़, आप बोल सकते हैं 2030 तक। तो ये था हमारा पॉलिसी जो कि स्कूल एजुकेशन के ऊपर, और थोड़ा इधर उधर इम्प्लीमेंटेशन पे मैंने बोला है। मुझे जहाँ तक समझ में आया है मैंने उतने बोला है। आई एम, ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि शायद मैं कहीं गलत हूँ, क्योंकि मैं भी एक एमेच्योर वीडियो मेकर हूँ, यूट्यूबर हूँ, जो भी आप बोले। तो अगर आपको ऐसा लगा कि कोई चीज़ें मुझसे गलत हुई या फिर उनको किसी और तरीके से बोलना चाहिए था, तो आप प्लीज़ मुझे अपने सुझाव या सजेशंस या कमेंट्स जो भी हो आप मुझे बताइए। मैं उनको ध्यान में रखकर अपना अगला वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार।